हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज का आपने एनालिसिस तो देख ही लिया होगा। उसी पे बेस्ड आप सभी के लिए मॉडल पेपर है। 15 क्वेश्चन है मैथ्स पैडागोजी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कल पेपर है 10 जनवरी को, या फिर आने वाले शिफ्ट में भी जिसका पेपर होगा वो ये वीडियो जरूर देख कर जाना। आपको यहाँ से बहुत हेल्प होगा क्योंकि ऑनलाइन पेपर से ही पूरा पेपर रिपीट हो रहा है। बस डिजिट और नंबर का और कुछ नंबर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उसका ही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस 15 क्वेश्चन को करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप जो हैं कितना पढ़े हैं। ऑनेस्टी के साथ स्कोर मुझे बताना, 14 आया, 15 आया, कितना आया है। और ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली जो मेरी ईवीएस और पैडागोजी पे जो पेपर होंगी ना, जो मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ, वो आपको सही समय पर मिल जाए। ठीक है ना। घंटी बजा देना और टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। अब ऐसा ही पेपर आपको आएगा, आसान वाला नहीं आएगा, वन लाइनर। अब 3 कथन क्या दिया है वो देखो। पहला दिया है कि विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए आप उनको प्रोत्साहित करें जब वे उनके के लिए अर्थपूर्ण हो। ये एकदम सही है, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। अंकों के नामों को याद करके, ये याद करने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जिसको प्रोत्साहित किया जाता है, वो गलत होता है। विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात भी सही है। तो इसमें ए और सी सही है, बी गलत है। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इंग्लिश का एक बार देख लो। देखिए, एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेक सेट्स विद जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका आपको बच्चों को करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। चल वस्तु का मतलब वही होता है जो मूव करे। वैसे क्योंकि आप बच्चों को एनकरेज करोगे ना, तो बच्चे क्या करेंगे, उनका समुच्चय बनाएंगे, सेट बनाएंगे कि अच्छा ये सारी चीज़ें जो हैं चल वस्तुएं हैं, मतलब मूवेबल ऑब्जेक्ट हैं। तो ये तो प्रोत्साहित करना सही है। तो ए और सी हमारा सही हो जाता है। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखो, वैन हीले क्वेश्चंस जो है वो आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। तो वैन हीले के अनुसार इनका जो सही क्रम है, ये मैंने आपको कई बार भेजा है। इवन मैंने टेलीग्राम पे इसकी पूरी पीडीएफ भेजी है कि इनका जो क्रम होता है, सबसे पहले विजुलाइजेशन होता है, विजुलाइजेशन के बाद एनालिसिस, देन आप उसका रिलेशन पहचानते हो, फिर निगमन होता है और लास्ट में आप स्वयं सिद्ध करते हो। यही तो है इनका क्रम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। ये क्रम जो है आपको याद रखना है। ठीक है। इंग्लिश में भी देख लो। ये देखिए क्या है, विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, रिलेशनशिप है, डिडक्शन है एंड एक्सियोमेटिक, मतलब इसका मतलब होता है स्वयं सिद्ध करना। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, जो कि इनका एकदम सही क्रम है और आपको इसको याद करना ही है अगर आप सही करना चाहते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। अब यहां पर आप देखो कि इसमें पूछा है ना नहीं वाले क्वेश्चन, इस बार आ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला देखते हैं कि उपयुक्त गणितीय कार्यों से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रायिकता है कि कठिन समस्याओं से, देखो लैंग्वेज कितना घुमा के पूछा है, कि कठिन समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में वे आत्मविश्वासपूर्ण बन जाए। अब ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि जब हम चैलेंजिंग कुछ काम देते हैं ना बच्चों को, तो वो उसको कैसे निपटना है, ऐसी कैपेबिलिटी जो है उनके अंदर आ जाती है। ये एकदम सही है। अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त, मतलब बिजी नहीं रख सकता है, गलत है। अगर कठिन काम होगा तो बच्चे उसमें लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है, नहीं रख सकता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। गलत वाला पूछा था, यही हमारा सही होगा। बाकी के भी ऑप्शन देख लीजिए। गणित कार्यों को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगमकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि बच्चा जो है खुद से करके सीखे, ये तो एकदम सही लिखा है। एंड गणितीय कार्यों को, समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के अन्वेषण के लिए लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी एकदम सही लिखा है, ये तो मैंने आपको बताया ही है, टैग वर्ड्स में भी बताए हैं। तो ये वाला हमारा जो है गलत होगा कि कठिन काम जो है वो बच्चों को संलग्न नहीं रख सकता, इवन रखता है। सो ऑप्शन नंबर 2। अब इस पे चलो, ये देखो इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा। बच्चों मनोगत 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता। अब ये है क्या? बहुत से लोग सोचेंगे ये क्या पूछा हुआ है, तो इसके लिए आपको एक बार इंग्लिश भी देखना होगा, सो दैट आप थोड़ा सा इसको अच्छे से डिटेल में समझ पाएँ। अब देखिए लिखा है कि विच स्किल इज एक्सप्रेस्ड in following statement that will help a child to understand the quantification of the object। ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिफिकेशन है ना, प्रमात्रीकरण जो उसमें लिखा था वो, the child mentally includes 1 in 2, 1 in 2, 2 in 3 and 3 in 4
4 in 5, so and so forth। मतलब हम ऐसे बच्चों को जो है सिखाते हैं ना कि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है कि 1 जो इंक्लूड होता है कि 1 में 2 है, 2 में 3 है, 3 में 4 है एंड 4 in 5। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप इससे बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हो, तो इसको बोलते हैं हायरार्कल इंक्लूजन। एक हायरार्की होता है ना, एक क्रम में होता है। आप खुद देखो ना, 1 in 2 है, फिर 2, ये सारे क्या है, क्रम में हैं। देखिए, तो आप इससे बच्चों को हायरार्की इंक्लूजन सिखा रहे हो। ठीक है, जब भी क्वांटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात आती है और ऐसा आप बच्चों को मेंटली इंक्लूड्स करना सिखा रहे हो कि 1 in 2, 2 in 3, 3 in 4, 4 in 5, सो एंड सो फोर्थ, ऐसे इसका क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो ये है हायरार्कल इंक्लूजन। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे आप देखोगे ना, आप समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वस्तुओं का, ये बच्चों की किस में सहायता करेगा, पदानुक्रमिक समावेशन में, जिसको बोलते हैं एक हायरार्की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये देखिए, प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय, भिन्न आप समझते ही होंगे, के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी सबसे बेस्ट है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पहला है कि विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों पर आप क्या करो, इबारती सवाल मतलब शब्द समस्या रख दो। ऐसे ऐसे जो हमारे भिन्न वाले जो सवाल होते हैं वो रख दीजिए। दूसरा है कि 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए उनको क्या करो, बच्चों को चार्ट दिखा दो, या फिर संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित कर दो। संख्या रेखा पर क्या करो, एक भिन्न को निरूपित कर दो। या फिर आप सबसे बेस्ट क्या करोगे, ये देखो, कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार कटआउट के साथ करना। आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चों को ना भिन्न पढ़ा रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो ना, एक्टिविटी के माध्यम से उनको सिखाओगे तो वो ज़्यादा समझ में आएंगे। जैसे कि आयताकार पट्टी वाले होते हैं, आप इनका कटआउट दिखा दीजिए, या फिर हम कागज़ को जैसे मान लो फोल्ड करते हैं ना, उससे भी आप बच्चों को सिखाओगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे कटआउट के साथ करना। ये डायरेक्ट आप उसको रूल्स की तरफ सिखाओगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमको पहले बच्चों को सिखाना है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ये होता है भिन्न को करने की। यहाँ पर एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा। सबसे बेस्ट रणनीति कौन सी है, कागज मोड़ने वाली। अब एजर्शन रीजन से क्वेश्चन आए, ये तो हो ही नहीं सकता है, और इस बार भी आया है और आपके में भी आएगा। ए और एक का कथन है और आर कारण है। मैंने आपको बताया है जो कथन रहता है उसी के संदर्भ में कारण सही दिया है या नहीं दिया, ये आपको चेक करना है। सबसे पहले कथन देखिए, प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना चाहिए। आप बताओ क्या ये चीज़ सही लिखा है, और नीचे देख लेना ऐसे सारे चीज़ें लिखी रहती हैं। सबसे पहले आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा है 1 to 5 का, आप उसको कॉन्क्रीट मटेरियल से ही तो सिखाओगे ना, मतलब मूर्त से अमूर्त, जो चीज़ उसके सामने प्रेजेंट हो तभी तो बच्चा सीखेगा। ऑफ कोर्स एकदम सही लिखा है। कारण इसका क्या दिया है इसके संदर्भ में कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं, ये एकदम गलत लिखा है। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, बहुत क्यूरियस होते हैं, वो इतना सवाल करते हैं, इतना सोचते हैं ना, अगर आप उनको 2+2 भी दोगे ना तो बच्चा वो आपसे इसमें पूछेगा, वो चिंतन करता है। और यहाँ पर लिख रहा है कि बिना चिंतन सोचे, ये तो गलत चीज़ लिखी हुई है ना, तो बस इसमें हमारा ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, एनसीएफ से क्वेश्चन आएगा ही। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है। अति उपयुक्त का मतलब ना, चारों बेस्ट तो होंगे बट उसमें आपको सबसे बेस्ट वाला आपको बताना है। ठीक है, इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि फीडबैक प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। आपने एनसीएफ पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा है कि आप केवल इसे बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको इवन प्रतिपुष्टि प्रदान करो, फीडबैक दो एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारो। अगर बच्चा जो है 10 में से 5 नंबर लेकर आ रहा है, इट मीन्स कि आपसे टीचर की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई दिक्कत है, तो इससे क्या करना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर को सुधारना चाहिए अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। एकदम सही बात लिखा है। दूसरा देखते हैं कि बच्चों को कभी भी श्रेणीबद्ध नहीं करना है। ठीक है ना, ये जो लेबलिंग और श्रेणीबद्ध होता है वो अपने आप में गलत है, और निर्देश आप केवल दे रहे हो बच्चों को। ठीक है, उसके साथ आप बच्चों को पृथक भी कर रहे हो। कभी भी हमको सैग्रेशन, हमको केवल डायरेक्शन नहीं देना है। स्व आकलन प्राथमिक कक्षा में संभव नहीं, एकदम गलत लिखा है। सेल्फ असेसमेंट संभव है, बच्चा अपना खुद का असेसमेंट कर सकता है। नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं, और ये सब टैग वर्ड से क्लियर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये देखिए, इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही हैं, गणित अधिगम के बारे में। अब ये जो सही नहीं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
गणित अधिगम के बारे में पहला देखो, बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों मतों के साथ आते हैं। ऑफ कोर्स बच्चा स्कूल में आने से पहले वो घर पे सीख चुका होता है 1 2 3 4 कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार मत स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं। गलत लिखा है कि बच्चा जब स्कूल में आता है ना तो उसके जो थॉट्स होते हैं वो असंगत होते हैं, मतलब जुड़े नहीं होते हैं। एकदम गलत है। बच्चा पहले से घर से ही पढ़ के आता है। आपने देखा होगा कि हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को 1 2 3 4 जोड़ घटाने ये सब धीरे धीरे सिखाते रहते हैं। गलत है। बच्चों में दिक् स्थान जो स्पेशल थिंकिंग होती है ना उसकी समझ केवल ज्यामिति, ये केवल वर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तुरंत काट देना। टैग वर्ड से देख रहे हो, एलिमिनेट कर रही हूँ। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। यस, अगर आप बच्चों को ना ऐसे राउंड करके कुछ बनाओगे ना तो बच्चा जो भी राउंड शेप में देखा रहेगा ना वो उसको बॉल बोल देगा, वो उसको एप्पल बोल देगा। तो बच्चे अपने परिवेश में ही आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। आप उसको जैसे ये बनाओगे ना तो बच्चा समोसा बोल देगा ट्रायंगल के शेप्स को, तो पहचान लेता है। तो ए और डी सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहला क्या है कि इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। सुसंगत का मतलब एक अरेंज में होना चाहिए, ये नहीं कि पहले आप उनको गुणा भाग सिखा दे रहे हो, एडिशन सिखा ही नहीं रहे हो। तो ये एकदम सही लिखा है। इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। ऑफ कोर्स छोटे बच्चे को जितना आप एक्टिविटी में संलग्न करोगे बच्चा सीखता है। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन, गलत है। योगात्मक आकलन को मतलब समेटिव असेसमेंट के आप 6 महीने पे 1 साल पे बच्चों का असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये गलत है। इवन हमको बच्चों का तो रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, छोटे बच्चे होते हैं ना। इसे समझ बोध से अधिक क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर, देखो ये सूत्र के ज्ञान पर बल देना, परिभाषा रटना, ये सब गलत होता है। तो आप समझ गए होंगे हमारा ए और बी केवल सही है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। और आप सभी के लिए कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो क्या लिखा है, गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त, मतलब आजकल जो है जो भी क्लासरूम होता है ना वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताना है। पहला लिखा है कि अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध करवाना, या फिर शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और आगे का देखो, शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ संलग्न है। ऑफ कोर्स एकदम राइट है। अगर आपने एनसीएफ पढ़ा है, एनईपी पढ़ा है, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जितना ज़्यादा बच्चों की लाइफ से, उसकी लाइफ के अनुभव से, दैनिक जीवन से जोड़ के कोई भी चीज़ समझाओगे ना तो बच्चे उसमें बहुत अच्छे से संलग्न रहते हैं, ठीक है ना। अनेक प्रश्न लिखवा दो, श्यामपट्ट पे हल करवा दो, चाहे आप ये लिखा है ना शिक्षक श्यामपट्ट पर समस्या को हल कर रहा है, और ये कलन विधि तो अपने आप में गलत है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, कोई भी चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, आजकल इस पर फोर्स दिया जा रहा है कि आप उसके अनुभव से, उसके निजी, उसके व्यक्तिगत अनुभव से समझाइए, बच्चा उसको ज़्यादा सीखता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट गणित के टेक्स्ट बुक के बारे में, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधानों को केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित होना चाहिए, गलत, क्योंकि केवल वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तुरंत इसको काट देना। पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स एकदम सही है। अगर आप बच्चे का जो मदर टंग है या उसका क्षेत्रीय जो लैंग्वेज है उससे हट के आप कोई भी चीज़ किसी और भाषा में सिखाओगे ना एकदम अलग होकर, तो बच्चा नहीं सीखता है। तो सही बात लिखा है कि बहुत अलग नहीं होना चाहिए। सी लिखा है कि पुस्तकों में कहानियां और जो दूसरे वृत्तांत हैं वो सम्मिलित नहीं होने चाहिए, बल्कि अभ्यास के लिए अनेक प्रश्नों को गलत है। आपने देखा होगा बच्चों की टेक्स्ट बुक होती है ना, उसमें बहुत सारी स्टोरी 3 to 5 की जो आपने बुक्स देखी होंगी, इतनी उसमें स्टोरी और कहानियां लिखी होती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं डायरेक्ट अभ्यास से नहीं कहानियों के माध्यम से ही सीखते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि बोल रहा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 2 बी हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये जो है इसमें क्या लिखा है कि गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, गलत वाला पॉइंट आपको बताना है। नेगेटिव टैग वर्ड से आप इसको एलिमिनेट करो, क्योंकि नेगेटिव वाला पूछा है। पहला लिखा अमूर्तन,
सही है, क्योंकि हम अमूर्तन से भी गणित शिक्षण कराते हैं, अन्वेषण कराते ही हैं, एक्सप्लोरेशन, हम ऑप्टिमाइजेशन भी कराते हैं, बट हम कभी भी बच्चों को रटने पर बल नहीं देते हैं, रटकर याद करना। और यही पूछा था कि आप जो है इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है। आपको पोल्या वाला पढ़ना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है ना। किसी शिफ्ट में नहीं पूछता है, मे बी आपके में पूछ दे। तो समस्या समाधान का जो मॉडल है उसका कौन सा इसमें से चरण नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि इनके चरण आपको याद होने चाहिए। तो मैं भी आपको बता देती हूँ, समस्या को समझना है, कलन विधि को याद करना, ये इनका चरण नहीं है। योजना की युक्ति निकालना, योजना बनाना, ये भी है। पुनः जांचना, ये भी है। तो आप जब भी पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चन, तो याद रखना कलन विधि जो है ये इनके समस्या का समाधान का चरण, मॉडल का जो चरण है वो नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये पहला है, तीसरा है, 4th भी है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके में भी आएगा। इसको थोड़ा सा मैं, हाँ देखिए, पहले इसको क्वेश्चंस को ही दिखा देती हूँ अच्छे से। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 73 + 35 + 27 की तरह से दी गई 3 संख्याओं का जोड़ करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप से परिकलन कर रहा है। अब विद्यार्थी ने क्या किया ना, यहाँ पर देखो लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के जोड़ योग के कौन से गुणधर्म का बच्चा उपयोग कर रहा है। अब यहाँ पर जो है समस्याओं का ये जोड़ करते समय बच्चे ने ये यूज किया है। उसने क्या किया, सबसे पहले देखो इन तीनों को क्या किया है, 73 + 35 + 27। फिर उसने क्या किया, 35 + 73। आप यहाँ पर देखो ना, ये इज इक्वल टू में इतना हो रहा है ना, 35 + 73, फिर +27, फिर इज इक्वल टू में 35 + 73 + 27 इज इक्वल टू 35 + 100 इज इक्वल टू 135। उसने क्या किया है, उसने डिजिट तो सेम है, उसने कभी देखो यहाँ पर ये किया ना 73 + 35, यहाँ पर उसने नंबर को चेंज कर दिया, 35 + 73 और यहाँ पर 27, देन इज इक्वल टू, फिर उसने क्या कर रहा है, वो बार बार डिजिट का प्लेस जो है ना उसको चेंज कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय एवं साहचर्य। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय एवं साहचर्य का गुणधर्म है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इंग्लिश में देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, जहाँ पर आप बस नंबर्स के जो डिजिट होते हैं उसको इधर से उधर रख देते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, अपना स्कोर बताकर ही जाना आप सब। ये देखो, एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। गुणन वाला देखो, ये 35, 23 और यहाँ पर 75। उसने क्या किया, देख रहे होगे आप, गुणन पर समस्या को इस तरह से हल कर रहा है। तो विद्यार्थी ने कुछ त्रुटि की होगी, तो उसका आप कारण बताइए, कौन सी त्रुटि है जो बच्चे ने की है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण, ये पुनः स्मरण वाले जो वर्ड होते हैं ना वो गलत होता है, रटना, स्मरण करना, दोहराना। दूसरा लिखा है विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है, या फिर विद्यार्थी योग की कलन विधि नहीं जानता है, या फिर विद्यार्थी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं का पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थ है। ये भी गलत है। आप खुद देखिए ना, बच्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चे ने जो ये गलती की है, इसका मतलब विद्यार्थी ने क्या किया है, रुको मैं दिखाती हूँ अच्छे से। विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया। उसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर योग की जो कलन विधि है ना उसको गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। ये कारण हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एक बार इसको इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है इसका क्या होगा कि द स्टूडेंट हैज़ एक्सटेंडेड द एल्गोरिदम ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन। उसने एडिशन जो है ना, एल्गोरिदम ऑफ एडिशन को चेंज कर दिया है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये इसका कारण हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका दूसरा हमारा सही है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और शाम का भी एनालिसिस मैं कराती ही रहूँगी, हर दिन एनालिसिस होगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आप सभी के लिए छोटी सी मेहनत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।